हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ये आपके एग्जाम्स में हार्डली 1 से 2 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। और अब जो हम लास्ट टाइम में जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं वो ऐसे ही चैप्टर्स को कर रहे हैं जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि मेजर जो चैप्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चैप्टर आपका क्लियर है कि ये चैप्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि इसमें डिस्कस किया गया है उन चीज़ों को जो कैसे हमें कंजर्व करना है प्लांट्स को और कैसे हमें कंजर्व करना है एनिमल्स को। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे रीजंस के बारे में डिस्कस किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग ये चैप्टर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में मे बी डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आगे वाले कंटेंट में आपको ये रिलेट कर पाए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे बायोस्फीयर क्या है हमारा, तो बायोस्फीयर होता है पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का एक ऐसा पार्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ का एक ऐसा पार्ट जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। ठीक है, अब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती होगी वो इस अर्थ के इस पार्ट में अवेलेबल होगा। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे उनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ रही है। तो फिर हमें सरवाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो अर्थ का एक ऐसा पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट कर पा रहा है, उनको जीने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे है, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे डाइवर्सिटी टर्म जो है वो अपने आप में क्लियर है। डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्स, मतलब विविधता, डिफरेंट चीज़ें। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये अर्थ में रह रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म का जो है इंटर रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेशनशिप, या फिर इनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ में। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हमें ऑक्सीजन कौन दे रहा है? हमें ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है वो ब्रीद आउट करते हैं ऑक्सीजन को, और हम डायरेक्टली उसे ब्रीद इन कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको प्लांट्स जो हैं वो ले रहे हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप हो गया ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इसके अलावा हमें रहने के लिए वाटर की, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट से। और जो है हमें रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेशनशिप और उनका एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशनशिप, ये है बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है ये वाला पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम के अंदर आता है बायोटिक। ठीक है, बायोटिक प्लस अबायोटिक। अब आप बोलेंगे ये बायोटिक और अबायोटिक क्या है? तो बायोटिक हमारा होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, और अबायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। यानी इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, और भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हो गए हमारे, प्लस नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, रिवर डेल्टाज हो गए हमारे, सी हो गए, ओशंस हो गए। यानी जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें जो हैं एक साथ हैं। ठीक है, फिर है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है?
तो फ्लोरा जो है वो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो है हमारे फ्लोरा। ठीक है, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, जामन हो गया, सिल्वर फर्न्स हो गए, ये हमारे हो गए। जैसे ये हो गया हमारा जामन ट्रीज हो गया, हमारा फर्न हो गया, सिल्वर फर्न हो गया हमारा। तो ये है हमारे पर्टिकुलर एरिया में ये पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं ये होते हैं हमारे फ्लोरा। फोना होते हैं हमारे एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे चिंकारा, वाइल्ड डॉग हो गया, बुल हो गया, वल्फ हो गया, लेपर्ड हो गया। आप इस इमेजेस में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा लेपर्ड हो गया, यहाँ पे हमारा वल्फ हो गया, हमारा ये हो गया चीता हो गया, फिर हमारा वाइल्ड डॉग हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं हमारे, सॉरी चीतल है ये। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे फ्लोरा और फोना। फ्लोरा में पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं और फोना में पर्टिकुलर एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे वो फोना होंगे, और प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे वो हमारे फ्लोरा होंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये कह रहा है कि कंजर्व कैसे करना है हमें प्लांट्स और एनिमल्स को। अब कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन नीड्स जो है, हमारी जो ह्यूमन नीड्स है वो बढ़ती जा रही है, और हमने ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारी अपनी जो ग्रीड है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। और उस ग्रीड को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट एरियाज हो गया, या फिर प्लांट्स हो गए, इनकी लाइफ जो है इनको हमने खतरे में डाल दिया। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मतलब अब बहुत पहले के टाइम में पाया जाता था, अब हम सिर्फ उनके नाम सुनते हैं। इवन कि हमारे फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना है। डिफॉरेस्टेशन रीज़न हो गया हमारा, मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि हम जंगलों की जो है वो कटाई करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हम अपने जो है सो कल्टीवेशन पर्पस के लिए हम बिल्डिंग जो है जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं। फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप के हम अपने घरों में जो है गेट लगाते हैं, इस फ्रेमिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को जो है फॉरेस्ट एरियाज को ख़त्म करते जा रहे हैं, उसकी कटिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, उसको क्लियर करते जा रहे हैं। अब जब हमने डिफॉरेस्टेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब फॉरेस्ट को जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी कटाई करनी स्टार्ट कर दी, तो इसके बहुत सारे नुकसान हमें धीरे धीरे देखने को मिले। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, जैसे फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया, ये हमें देखने को मिला, क्योंकि हमारा जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसमें जो है चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये अब आपने देखा जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ जो होंगी वो आपने फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर दिया है। तो फॉरेस्ट को जब सॉइल प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल को जो है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, उनमें जब आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटीज़ होगी वो कम होती जा रही है। फिर होल्डिंग कैपेसिटीज़ कम होने की वजह से आप देख सकते हैं कि जब पानी की ज़्यादा हो जाएगा हमारे सराउंडिंग्स में, अर्थ में ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लड आ सकता है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो क्लाइमेट होता है वो जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। कभी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लड आ जाएगा, कभी बारिश बहुत कम होने लग जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है उस एरिया में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ तो आप देख ही पा रहे हैं कि कम हो गया है। जो पर्टिकुलर एरिया जो हमारा सॉइल है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ हमको कम देखने को मिलता है। फिर सॉइल की जो टेक्सचर होती है वो भी हमको जो है उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी उनमें चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉइल जो है उनमें क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे उनकी जो ह्यूमस होती है वो ख़त्म होती जा रही है, और वो क्या होता है, लेस फर्टाइल होता जा रहा है। जब सॉइल में ह्यूमस कम हो जाता है धीरे धीरे करके वो जो है इनफर्टाइल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो बदल जाता है डेजर्ट में, और वो है हमारा रीज़न डेजर्टिफिकेशन का।
ठीक है। इसके अलावा हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं हमारे, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC हो गया, और हमारे हो गए बहुत सारे मीथेन हो गया, नाइट्रोजन गैसेस हो गए। तो इस तरह के होते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। अब हमें पता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बैलेंस कैसे होता है? तो हम ह्यूमन बींग्स जो होती हैं वो उसको ब्रीद आउट करते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो उसको ब्रीद इन करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, और हमने प्लांट्स को क्या किया है? प्लांट्स को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये बैलेंस नहीं हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर नहीं जाता, वो हमारे सराउंडिंग में ही रहता है। वो ऊपर नहीं जाने की वजह से वो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो ब्लैंकेट की तरह जो है वो बिछता रहता है, और ये जो है क्या करता है, ये ट्रैप करता है सन से जो हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको ये ट्रैप करता है। साथ में ये क्या करता है कि ये हमें देता है गर्माहट, सन के रेज को ये ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब हमने जो है फ्लोरा और फ्योना जो है और उनके जो हैबिटेट्स है, मतलब उनके रहने की जो जगह होती है वो हैबिटेट्स है हमारा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, नेशनल पार्क्स बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? तो एक ऐसा एरिया है जहाँ एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बहुत क्लियर है, नाम से ही वाइल्ड लाइफ का मतलब एनिमल्स हो गए, जो कि जंगलों के जंगली जानवर हो गए, तो मतलब ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है ये एरिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल पार्क क्या है? तो ये जो एरिया होती है, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड रहता है ये, ठीक है। ये क्या है? वाइल्ड लाइफ के लिए, वन सेकेंड, ये वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड रहता है। साथ में इसमें क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली अपना हैबिटेट्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेशनल पार्क क्या है? एक ऐसा एरिया है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व्ड होता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ जो है वो फ्रीली अपने हैबिटेट्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज का भी वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, वो मतलब जो पहला हमने नेशनल पार्क था वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जिसमें फाइनेस्ट बहुत अच्छे तरीके के जो इंडियन टीक होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज एरिया होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है लैंड का, जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। किन किन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है? वाइल्ड लाइफ प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनको ये प्रोटेक्ट करता है। प्लस जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स हमारे जो होते हैं पर्टिकुलर, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट? अब मैं एक बार फिर से इन तीनों को रिपीट कर दूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक एरिया है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेशनल पार्क जो होता है वो रिजर्व्ड एरिया, एक ऐसा एरिया है जो रिजर्व्ड होता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, जहाँ पे वो फ्रीली घूम सकते हैं, अपने हैबिटेट्स का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। पहला जो हमारा नेशनल पार्क था वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो कि रिजर्व था फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इंडियन टीक जो है, बहुत अच्छे तरीके के इंडियन टीक होते हैं, वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होती हैं वो एक जो बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का, इसमें सबसे बड़ा होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें प्रोटेक्ट किन किन चीज़ों को किया जाता है? वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स प्लस ट्राइब्स को, ठीक है। अब ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होती हैं वो मेंटेन करती हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर,
मतलब इसमें एक तो आप देख ही रहे हो कि प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ है, तो यानी कि इसमें बायोडाइवर्सिटी को तो ये मेंटेन कर ही रहा है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहे होंगे जो अपने साथ में इंटर रिलेशनशिप बना रहे होंगे, इन्वायरमेंट के साथ में इंटर रिलेशनशिप बना रहे होंगे, ये तो ये एक तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। साथ में ट्राइब्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के रहते हैं, तो वो उस कल्चर को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है लैंड का, आपको पता ही है, जो कि जिसके अंदर रहता है वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये इसके अंदर, प्लस ट्राइब्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के वो इसके अंदर रहते हैं। यानी ऑलरेडी ये बहुत बड़ा एरिया होता होगा लैंड का, ये तो क्लियर ही है। अब बायोस्फीयर जो रिजर्व्स है उसके अंदर बहुत अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसके अंदर कवर आ जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा लैंड है, इसके लिए इसके अंदर हो सकता है नेशनल पार्क भी इसके अंदर आ जाए, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो भी इसके अंदर आ जाए, और भी प्रोटेक्टेड एरियाज जो भी होंगे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो, उसके अंदर एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुड़ा, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, प्लस 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, अब आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा पहला नेशनल पार्क जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बोरी हो गया हमारा, प्लस पंचमढ़ी वो हमें इस एरिया में देखने को मिल रहा है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर बहुत अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जो होंगे वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस में इस तरह से आ जाए कौन सा ऐसा एरिया है जिसके अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी कवर हो जाते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जो लैंड का होता है वो इसके अंदर आता है। और ये किन किन चीज़ों को के लिए होता है, ये वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स प्लस ट्राइब्स के लिए, जो पर्टिकुलर ट्राइब्स उस एरिया के अंदर आते हैं उसके लिए ये होता है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंडेमिक स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले एक स्पीसीज टर्म जो है उसको क्लियर करते हैं। स्पीसीज टर्म क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग के लिए, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऐसे ग्रुप जो कि अपने ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर पाए, वो सारे कहलाते हैं स्पीसीज, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के जो पाए जाते हैं बहुत एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। बहुत रेयरली ये जो है एंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो हमारे पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक फ्लोरा है वो है हमारे कौन कौन से, तो एंडेमिक फ्लोरा जो कि बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमें देखने को मिलता है वो है साल और वाइल्ड मैंगो। ये वाइल्ड मैंगो के आपके इमेजेस हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है फ्लोरा क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स हमें देखने को मिलता है वो फ्लोरा होता है। फोना होता है जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनिमल्स हमें देखने को मिलता है वो हो गया फोना, ठीक है। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो एंडेमिक फोना हमें देखने को मिलता है वो है हमारा बाइसन, इंडेंजर्ड स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। यानी एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, तो ऐसे स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के जो बहुत एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी और आपने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपने देख लिया है कि जो फोना आपको देखने को मिला है वो कौन कौन से हैं, वो बाइसन हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब है। इसके अलावा आपने देखा कि जो फ्लोरा आपको देखने को मिला था वो साल और वाइल्ड मैंगो आपको देखने को मिला था, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज क्लियर है। अब इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स नाम से ही, डेंजर वर्ड जो है हमारा वो नाम से ही क्लियर है कि खतरे में है, डेंजर है। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर्स जो हैं बहुत ही कम होते जा रहे हैं, इतने कम होते जा रहे हैं कि हो सकता है वो आगे चल के ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो नाम से क्लियर है एंडेंजर्ड, डेंजर्ड एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि खतरे में हैं, वो या तो
एकदम ख़त्म होने को है, या फिर हो सकता है कि वो आगे चल के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जैसे डायनासोर्स हैं, तो जो कि आप नाम ही सुन पा रहे हैं, इसके बारे में आपको देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो लाइफ इनको चाहिए होती है इनके सर्वाइवल के लिए, वो अब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। अब इंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे आप देख सकते हैं, बारहसिंगा हो गया, वाइल्ड बफेलोज हो गए, ये हमारे होते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, जैसे इसके अलावा आप देखेंगे कि टाइगर है, टाइगर भी बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इनको बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने मिशन स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर मिशन। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, इसके अंदर जो इनका जो मकसद था, उसके अंदर ये था कि टाइगर को जो है प्रोटेक्ट करके रखना है, उनके सर्वाइवल जो है, उनको सर्वाइव करने के लिए बचाना है उन्हें, और टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा था। एक तो उनको रहने के लिए जो है सो हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं जंगलों की कटाई करने की वजह से। दूसरी चीज़ें हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कभी कभी शिकार करने के पर्पज़ से या कुछ ऐसे पर्पज़ से हमने क्या किया, उनको मार देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बैन लगा रखा है। प्लस इनको बचाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर मिशन, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, अब इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ पे जो है वो एक यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। किस सेंस में? तो इसमें जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स, जो कि टाइगर को डिजर्व कर बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जब से ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स बना है, तब से देखने को मिला है कि इनकी जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उनमें जो है बढ़ोतरी हुई है, उनमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेड डेटा, सॉरी ये रहा डेटा, रेड डेटा, वहाँ पे मिस स्पेल हो गया है। ठीक है, रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक क्या है? ये बुक है जो कि रिकॉर्ड्स रखता है इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। ठीक है, इसके अंदर जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, उनका रिकॉर्ड्स इनके अंदर रहता है। इसको मेंटेन इंटरनेशनली किया जाता है, और इंडिया में जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनको इंडिया जो है वो मेंटेन करता है इस बुक में। इंडिया के जो पर्टिकुलर होते हैं वो इसमें मेंटेन करा जाता है। वैसे तो ये मेंटेन इंटरनेशनली होता है। ठीक है, एक रेड डेटा बुक के बारे में क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में कई बार देखने को मिले हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बस एक रिवीजन की इसकी ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको करवाया है। अब कुछ PYQ हम करते हैं जो पिछले बुक्स में आया हुआ है, पिछले साल क्वेश्चंस में आए हुए हैं कुछ सालों से। अब देखते हैं पहला कौन सा है। रेड डेटा बुक्स जो है वो किस चीज़ को कौन से रिकॉर्ड्स को रखता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा, फौना, इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेड डेटा बुक्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स रखते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। इंडिया जो है वो मेंटेन करता है रेड डेटा बुक को, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको ये मेंटेन करता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर हमारा 4। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें ऑड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। चलिए देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं। ठीक है। डेजर्टिफिकेशन क्या है हमारा? तो डेजर्टिफिकेशन है जब लैंड जो है वो उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाए और धीरे धीरे करके वो एकदम से इनफर्टाइल हो जाता है और वो चेंज हो जाता है किसमें, डेजर्ट में, तो वो कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। इरोजन क्या है? तो जो सॉइल जो होती हैं वो जब मिट्टी जब पानी के साथ में बह जाती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाने की वजह से वो बहने लग जाती हैं, तो वो इरोजन है। ये तीनों नेगेटिव सेंस में है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? हमें कंजर्व करना है। अच्छा, अभी जो आपने चैप्टर में पढ़ा था उसमें गवर्नमेंट्स जो है इन सारी चीज़ों को स्टेप्स के लिए क्या करा है, उन्होंने कंजर्वेशन किया है।
इसके लिए क्या क्या किया है, एक तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें की गई है। इसके अलावा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई चीज़ें की गई हैं। अफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना। ये 3 जो आपको ऊपर के दिखे ये नेगेटिव सेंस में है, और कंजर्वेशन जो है मतलब कंजर्व करके रखना ये पॉजिटिव सेंस में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4, क्योंकि हमें ढूंढना है जो इन सब में से डिफरेंट है। अब नेक्स्ट है द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ऐसे प्लांट्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में हमें सिर्फ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, फ्लोरा और फौना। तो ऐसे प्लांट्स जो कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा फ्लोरा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3। एंडेमिक स्पीसीज हो गया, हमें पता ही है कि ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत एक्सक्लूसिवली हमें देखने को मिलता है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है कि ऐसे स्पीसीज जो कि एकदम जो है ख़त्म होने को है, वो या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है। फ्लोरा आपको बता दिया है मैंने कि ऐसे प्लांट्स जो कि पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलता है। फोना क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो कि हमें पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। वही चीज़ है कि ऐसे एनिमल्स जो कि बिल्कुल कम होते जा रहे हैं और इतने कम कि मे बी वो ख़त्म होने को हो, वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? इंडेंजर्ड, एंडेमिक स्पीसीज, फ्लोरा, फोना। तो जब भी वर्ड डिमिनिशिंग आएगा, ख़त्म होने का आएगा, यानी कि वो हो जाएगा इंडेंजर्ड। आप डी वाले वर्ड्स को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंडेमिक का, तो आपको मैंने बता दिया है कि वो जो है बहुत एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। फ्लोरा और फोना हमने डिस्कस कर लिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके एग्जाम्स में एक हार्डली 1 नंबर या फिर 2 नंबर के आते हैं, वो मैंने आपको एक एज अ रिवीजन के तौर पे मैंने आपको करवाया है। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सो दैट कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।